कुछ मंज़र आँखों की बहनाई में जज़्ब होते हैं। जब हम उनसे मिलता-जुलता कोई मंज़र आज भी देखते हैं, तो हमारी आँखें सिर्फ़ उस मंज़र पर होती हैं। बाकी हमारे एहसासात और सोचें उसी पुराने माज़ी वाले मंज़र पर वापस चली जाती हैं। वो एक दिन के बाद वापस आया था। ज़ोहर की नमाज़ अदा करे थे। दुआ के वक़्त हमेशा की तरह उसकी नज़रों के सामने वो मंज़र चलने लगा, जब वो उसे रोकने की भीख माँग रहा था और वो उसे छोड़ के चली गई थी। आँख से बेख्तियार आँसू बरसा और वो सजदे में गिर गया। मुझे टूटे हुए रिश्तों से डर लगता है। मुझे तो पहले ही अपनों की जुदाई ने डसा हुआ। मैंने उसे मोहब्बत से ज़्यादा इज्जत दी है, तो भला मैं कैसे उसे धोखा दे सकता था। उसकी आँखों में पानी जमा होने लगा। मैं तो खुद टूटा हुआ हूँ। उसे कैसे तोड़ सकता था। इतनी सी बात उसे समझ क्यों नहीं आई। वो सजदे में बैठा रो रहा था। मैं इसीलिए उससे दूर भागता था अल्लाह। मुझे मालूम था वो भी मुझे छोड़ जाएगी। क्या कोई एक रिश्ता तो मेरे लिए भी होना चाहिए ना। वो आँसू पीने की कोशिश करने लगा। वो मेरी ज़िंदगी में आने वाली दूसरी और आखिरी औरत है, जिस पर मैंने यकीन और मोहब्बत दोनों किए थे। वो कैसे? अभी वो मज़ीद कोई शिकवा करता दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और हासिक ने बेसाख्ता अपनी सिसकी रोकी और सर सजदे में रख दिया। आप नमाज़ पढ़ लें, मैं बाद में आता हूँ डैडी। वो यूं ही दरवाज़ा बंद करके चला गया। सिकंदर के आंसू थम गए। उसने सर सजदे से उठाया। वो जब से उसकी ज़िंदगी में आया था, उसे रोने के लिए वक्त नहीं मिलता था। पहले वो कमरे में अकेला होता था। जब से इब्राहिम उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बना, सिकंदर जब भी नमाज में दुआ मांगते रोने लगता, तभी वो कहीं से वहाँ आ जाता और सिकंदर को फ़ौरन आंसू साफ करने पड़ते। इनडायरेक्टली भी वो उसे रोने नहीं देता था। सिकंदर आज इस इत्तेफाक पर मुस्कुरा दिया। तमाम पुलिस फोर्स एक्टिव हो चुकी है। पूरी तरह से छानबीन की जा रही है, मगर कानून इस मिस्ट्री को सुलझाने में मुसलसल नाकाम हो रहा है। हर फजार की मौत एक मिस्ट्री बन चुकी है। पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजालों में काली दुनिया के गैंगस्टर को ऐसी भयानक मौत कौन दे सकता है? जिस सेल के इर्द गिर्द परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वहां किसी आम शख्स की रसाई नामुमकिन सी बात लगती है। तो क्या इस मौत के खेल में पुलिस भी शामिल थी, या फिर वाकई में तुर्किया में कोई मिस्टर एक्स मौजूद है? आइए जानने के लिए बात करते हैं मिस्टर। न्यूज़ रिपोर्टर आगे कुछ बोलती हान ने मोबाइल ऑफ कर दिया। उन्होंने चैलेंज एक्सेप्टेड कहा होगा, इससे शायद। अनहरा बोलते रुक गई। दोनों सर पकड़ के बैठे थे। हर फजार को वाकई में सिकंदर ने कत्ल किया था। इसकी कंफर्मेशन के लिए वो दोनों उससे कमरे की तरफ आए। इब्राहिम, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? अंदर डैडी नमाज पढ़ रहे हैं, इसलिए। अनहरा मुस्कुराते उसके साथ बैठ गई। फिर आसाराना अंदाज में उसके कान में सरगोशी की। आपने डैडी से बात की थी? यह सानी, मैंने बात की थी। तो क्या कहा उन्होंने? आन ने फौरन से पूछा। उन्होंने कहा, हम न्यू मम्मी जल्दी लेके आएंगे। 3 साल इब्राहिम माथे से ब्राउन बाल हटाते बताने लगा। अनहरा उसकी अदाओं पर सदके वारी जा रही थी, जबकि हान मुस्कुराता उसके पास बैठ गया। न्यू मम्मी नहीं लानी चैम। आपकी ऑलरेडी मम्मी है। डैडी से कहें उन्हें वापस लेके आना है। उससे आहिस्तगी से उसे अपनी सारी बात समझाई और फिर वो तीनों कमरे में दाखिल हुए, जहाँ सिकंदर लैपटॉप ऑन किए सोफे पर बैठा था। डैडी! उसकी मोहब्बत भरी पुकार पर सिकंदर के लब खिल उठे। उससे बाहें फुलाई और वो ढूंढता उसकी गोद में बैठ गया। खाना खाया मेरे बेटे ने? सिकंदर ने उसके सिल्की ब्राउन बालों को माथे से हटाया, जो हर सेकंड बाद फिर से वहीं होते थे। डैडी, मुझे मम्मी चाहिए। वो सवाल का जवाब नहीं था। सिकंदर ने गर्दन झुकाई गोद में बैठे इब्राहिम को देखा। और मुझे न्यू मम्मी नहीं चाहिए। न्यू मम्मी क्यों नहीं चाहिए? सिकंदर बागौर उसकी हेजल ग्रीन आंखों में झांकता रहा। जब मेरे पास मम्मी है तो मैं न्यू मम्मी क्यों लूँ डैडी? मुझे मेरी ओल्ड वाली मम्मी चाहिए, जिनकी आइज़ बिल्कुल आप जैसी हैं। वो अपने छोटे हाथों से सिकंदर की गाल और आंखों को छूते इतनी मासूमियत से कह रहा था कि अगर बात उसकी ओल्ड मम्मी के अलावा किसी और चीज़ की होती, तो सिकंदर हाथ से लाकर अपने बेटों के कदमों में उसे ढेर कर देता। वो वो जो पाकिस्तान में है, वो वाली मम्मी चाहिए मुझे। यहाँ सिकंदर ने झट से गर्दन उठाई और उन दोनों बहन भाइयों को देखा। उन दोनों ने फौरन से पहले रुख मोड़ा। ये कारस्तानी यकीनन उन्हीं की थी। सिकंदर ने कहा जाने वाली नसरूत से उन्हें घूरा। बेटा, पाकिस्तान में आपकी कोई मम्मी नहीं है। उसने संजीदगी से बात खत्म कर डाली। उन दोनों को झटका लगा। अनहरा ने इब्राहिम को आंखों से इशारा किया। वो सिकंदर की गोद से उठता सामने खड़ा हो गया। मुझे वही वाली मम्मी चाहिए डैडी। वो जिद्दी लहजे में बोला। वो नहीं मिल सकती इब्राहिम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसने दांत पीस से कहा। वाई वी कांट गेट हर डैडी? वो मुंह फुलाए पूछ रहा था।
बिकॉज ही डजेंट लव अस माई सन। उससे मोबाइल पकड़ लिया। नो, यू आर रॉन्ग डैडी। ही डजेंट लव यू, बट ही लव्स मी बिकॉज आई एम टू मच हैंडसम। कितना यकीन था उसके लहजे में अपने हुस्न को लेकर। उन्हें कम से कम एक 3 साल के बच्चे से इतनी पूरी एतमादी की तवक्का नहीं थी। वो तीनों हंस पड़े। आप खूबसूरत हैं, मगर आपकी ओल्ड मम्मी के डैड अच्छे नहीं हैं। हम अपनी मम्मी के लिए उनसे लड़ाई करेंगे डैड। सिकंदर ने सर पकड़ लिया। वो हार मानने को तैयार नहीं था। उसके तीखे नकूश और सफ़ेद रंगत सुर्खियों में ढल रही थी। जैसे उसकी मम्मी ना मिली तो वो वाकई लड़ाई करने पहुंच जाएगा। तुम दोनों ने जिस नई मुसीबत में मुझे डाला है, इसकी खलासी भी तुम दोनों से बाद में करूँगा। उससे बात खत्म करने वाले अंदाज में कहकर इब्राहिम को गोद में उठा लिया। मोहब्बत में सब्र नहीं आना चाहिए। जब मोहब्बत में सब्र आ जाता है तो इंसान और मोहब्बत की वैल्यू सिफर रह जाती है। इंसान का रुतबा घट जाता है। वो दरख्त के साए में खड़ी ढलते सूरज को देखती धीमे लहजे में सरगोशी कर रही थी। मोहब्बत में सब्र कब आता है? वो आवाज़ पर पलटी। सामने अहमद था। जब इंसान को बार बार आजमाया जाता है। तो क्या इंसान को बार बार आजमाने से मोहब्बत खत्म हो जाती है? एक नई आवाज़ का इजाफा हुआ। मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, बस मर जाती है। और जो मर जाते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते। रिश्तों की डोर रेशम के धागे से परोई जाती है, जिसे बुनना आसान होता है मगर सींचना बहुत मुश्किल। किसी महबूब इंसान के साथ हमारा रिश्ता 1 साल के बच्चे की तरह होता है, जिससे कदम के साथ कदम मिलाकर चलना पड़ता ताकि वो अकेला गिर ना जाए। क्या फ़ायदा, कुछ लोग तो तब भी कदर नहीं करते। सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ईसा का जुमला उसे तंज की तरह लगा। अहमद कुछ सोचते पलट आया। इस दुनिया में कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, और जो चीज़ मिल जाए वो खरी नहीं होती। कब से खामोश खड़ी उमायमा के जुमले पर नताशा और ईसा ने उसे चौंक कर देखा। जब हम गुलाब के फूल को टहनी से तोड़ने की कोशिश करते हैं तो इस दौरान उसकी 2 से 3 पत्तियां ज़मीन पर गिर जाती हैं, मगर उसके बावजूद उसकी कशिश और खुशबू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालात और कभी लोग हमें भी इस फूल की तरह तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर अगर वो इंसान अपने वजूद के कुछ हिस्सों के नाकस हालत समेत भी इस दुनिया में जी रहा है तो ये उसकी बहादुरी है। टूटी हुई चीज़ें भी अनमोल होती हैं, बस रखने वाले के पास सर्फ होना चाहिए। ईसा ने हाथ बात खत्म की। नताशा ने उमायमा की तरफ देखा जो बुत बनी खड़ी थी। सामने सोफे पर बैठा शख्स आधे घंटे से मीटिंग रूम में मौजूद लड़की की वाहियात हरकतों से आजिज़ आ चुका था। वाइट 3 पीस में मलबूस कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखते उस शख्स से उठना चाहा, तभी वो सामने आ रुकी। मीटिंग छोड़कर नहीं जा सकते हैं आप? तो हुक्मनामा लहजा था। मुझे हुक्म सुनने की आदत नहीं है। वो बटन बंद करता आगे बढ़ने लगा। आप इतने मूडी क्यों हैं? वो गुस्से से बोली। क्योंकि मुझे लड़कियां नहीं पसंद। मगर मुझे ये मगरूर इंसान पसंद है। वो उससे करीब आ रुकी। साथ खड़े दराज कामर शख्स ने उसे नागवारी से देखा। आई लव यू, वो हिचकिचा कर बोली। कीप लविंग मी। वो बोला तो लहजे में तंज था। बिकॉज आई डिजर्व इट। आई लव मी टू। थैंक्स। दूरिया मलाइन उस खूबसूरत शख्स का चेहरा देखती रह गई। अगर वो उस चेहरे पर पहली मुलाकात में दिल ना हार चुकी होती तो अब तक उसका कुछ उम्र बना देती। कहाँ वो मगरूर शख्स जो किसी लड़की पर नजर कर्म ना करता, और कहाँ वो इटली के मशहूर बिजनेसमैन की कठोर व अनापरस कामयाब बिजनेसमैन दरिया मौलीन थी। मेरे पीछे 300 लड़कों की लाइन लगी हुई है, आप में आखिर किस बात का गरूर है? उन 300 लड़कों में याह्या मीर नहीं है। याया का लहजा एहसासिया था। वो घूम कर सामने आई। अगर आप मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लें तो ये प्रोजेक्ट मैं आपके लिए यकीनी बना दूंगी। वो रिश्वत थी या उसकी जिद, मगर उस पल याया को इंतहाई जहर लग रही थी। उससे गुस्से पर कंट्रोल रखा। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। दुरिया ने हाथ अदा के साथ उसकी टाई के साथ घुमाया। उसकी मजीद करीब हुई। वो साकित खड़ा रहा। याया उसे देखकर हाथ पीछे की तरफ बढ़ाकर टेबल से पानी का गिलास उठाकर उसके खूबसूरत चेहरे पर फेंका। ये क्या बदतमीजी है? वो झटके से पीछे होकर चीखी। आप मेरे लिए कुछ भी कर सकती हैं, तब आप अपने इस अधधुले मेकअप वाले चेहरे के साथ पैदल अपने बंगले तक जाइएगा। फिर मुझे कल बताइएगा उन 300 लड़कों में से कितने भाग चुके हैं। वो मगरूर अंदाज में हंसा। उसका गुस्से से धुआं धुआं होता चेहरा देखता फिर बाहर निकल गया। फॉर गॉड सेक, तुम हंसती जा रही हो। मुझे उस पल इतना गुस्सा आ रहा था, मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता। या कोच पर बैठी लड़की को देखकर तासुब से कहने लगा। मेरे एंग्री बड़ी, तुमने बेचारी का मेकअप बर्बाद कर दिया।
काश मैं वहाँ होती उसका भूतिया चेहरा देखने के लिए। वो फिर हंसने लगी। याया ने मुस्कुराते सर झुका। वो दोनों आमने सामने कोच पर बैठे थे। वो 3 दिन से इटली में था। वहाँ से आने के बाद उससे पाकिस्तान किसी से रब्ता करने की कोशिश नहीं की थी। वैसे एंग्री बड़ी, तुम्हें लड़कियां क्यों नहीं पसंद? दिल तोड़ देती हैं। उसकी जुबान बेख्तियार फिसली। एक बार ट्राई कर लो, शायद अब की बार मान जाए। वो अपने सूट स्वेटर के बाजू फोल्ड करती उसे मशवरा देने लगी। 13 दफ़ा तो रिजेक्ट कर चुकी है। याया ने सिगरेट सुलगाते तक यादों को धुएं में मोड़ाने की कोशिश की। वो किचन में खड़ी कॉफ़ी बनाती सुन रही थी। बेला, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? कोई मेरी टाइप का नहीं मिला। अफसोस से बताया क्या? मतलब तुम्हें कोई एलियन नहीं मिला? संजीदी हनूस कायम थी। हाँ, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। कभी याया मीर 13वीं दफ़ा रिजेक्ट होकर आए और मुझसे शादी कर ले। वो हाजिर जवाब थी। मैं अब चौथी बार मोहब्बत नहीं कर सकता। इस जुमले पर बेला का कहका गूंजा। डायरेक्ट शादी कर लेंगे। वो शौक हुई। इससे अच्छा मैं खुद को फांसी लगा लूं। वो सीरियस था। अब इतनी भी बुरी नहीं हूँ। बेला ने कॉफ़ी पकड़ाते उसके पूछे चेहरे को देखा। तुम बुरी नहीं हो, मगर दिल उसके सिवा किसी और को कबूल नहीं करेगा। उठती पाप पर हाथ रखते वो तवक्कुफ से बोला। क्या वो बहुत खूबसूरत है? बेला ने उसे देखा। अब वो मुझे खूबसूरत नहीं लगती, सवाए मेरे दिल के। उसने गहरा सांस लिया। तो तुम अभी भी मर्ज़े इश्क में मुब्तला हो, एंग्री बड़ी। क्योंकि मोहब्बत में दिल सबसे पक्का खिलाड़ी होता है। जब तक ये हार नहीं मानता, इंसान अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं हो पाता। आहिस्ता आहिस्ता ये दिल भी हकीकत को तस्लीम कर लेगा। वो पूरा सम था। उससे टुकराया क्यों तुम्हें? बेला के सवाल पर याया की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। उसने दिल के मुकाम पर हाथ रखा, जिसकी धड़कन एकदम बढ़ी थी। तकलीफ के बायस, उस लड़की हुई वजह से नहीं। और यही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बदलाव था। उससे मुझे ठुकराया क्योंकि उसने वो पेंटिंग्स देख ली थी, उस लड़की की जिससे मैं मोहब्बत करता था। मैं उनको जलाने वाला था, मगर मेरे अमल से पहले वो कुछ पेंटिंग्स मुझे मेरी ज़िंदगी को हाक कर गईं। उसकी आवाज़ फहराई। जब उससे मुझे ठुकराया था तो मैंने गर्दन झुका ली थी। उस पल मेरे दिल में मुझे उसके लिए कुछ महसूस नहीं हो रहा था, ना मोहब्बत, ना नफरत और ना ही गुस्सा। बेला को उससे हमदर्दी महसूस हुई। उस वक्त मेरा दिल चाह रहा था मैं रोऊं और बहुत रोऊं। मैं सिर्फ रोना चाहता था, मगर मैं अपनी जगह से इंच भर भी नहीं हिल पा रहा था। मैंने आंखों की पुतलियों को हरकत नहीं करने दी, मैंने पलकें नहीं झपकाई। मैं नहीं चाहता था मेरी आंखों में कैद आंसू पलकों से लुढ़कते चेहरे पे बह निकले। मेरी आंखों में आंसू जमा हो रहे थे, मेरे दिल में तकलीफ के होल उठ रहे थे। अगर उस पल मैं उसके सामने रो पड़ता तो मैं कभी खुद को अपनी बेकदरी खुद करने के लिए माफ़ नहीं कर पाता। उससे गहरा सांस भरा। तावील खामोशी। और जब वो मुझे ठुकरा कर चली गई, मैंने धीरे से झुकी गर्दन गिराई, आंखें जोर से मीची, और फिर मैं तर होते चेहरे को झुकाए उसकी ज़िंदगी से निकल आया था। उसका चेहरा मुरझा चुका था। उसे तुम्हारे माजी को वजह बनाकर ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर अब वो ऐसा कर चुकी है और अब मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। उसने मुझ पर साबित किया है कि मर्द एक ऐसी औरत को कबूल कर लेता है जो पहले किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई हो, मगर औरत ऐसा नहीं करती। हर औरत ऐसी नहीं होती बड़ी। ज़र्फ़ और मोहब्बत की बात होती है। बेला का लहजा धीमा था। शाया ने सर रख दिया। वो बहस नहीं करना चाहता था। बेला और वो यूनी की दोस्त थे। वो 2 फ्लैट छोड़कर वहाँ रहती थी, जिसके मुतालिक उन दोनों को ही मालूम हुआ था। या एक बात कहूँ? बोलो। उस लड़की की वजह से अपनी माँ को तकलीफ नहीं दो। वो तुम्हें याद करती होंगी। उससे कॉफ़ी का खून नहीं भरा क्या? जानता हूँ, कल उनसे बात कर लूँगा। अब मुझे चलना चाहिए। कॉफ़ी के लिए थैंक्स। वो उठ खड़ा हुआ। इब्राहिम सो गया? जी। वो तसरन कहते उससे भी रीलिंग पर हाथ जमा लिए। वो उसे और आंसी खाली आसमान को देख रहा था। बहुत मुश्किल से सोया है वो। लहजे में थकन थी। तो आप उसे एक अदद उसकी ओल्ड मम्मी वापस ला देना भाई। हान ने संजीदगी से कहा। मैं पहले ही बहुत मुश्किल से उसे सुला के आया हूँ हान, मजीद मेरा दिमाग मत खराब फेरो। तुम दोनों बहन भाई की कारसानी की वजह से परेशानी मुझे उठानी पड़ रही है। मैं उसकी जिद पूरी नहीं कर सकता, ना उसे उदास देख सकता हूँ। वो मेरी जान है। वो एक ही रो में बोलता जा रहा था। उन्हें वापस नहीं लाएंगे तो क्या दूसरी शादी करेंगे? उसके लहजे की संजीदगी इतनी थी कि हासिक ने गर्दन मोड़े उसे नीली उदासी से भरपूर नजरों में बेबसी से देखा, जैसे कहना चाहता हूँ, क्यों कब्र में भेजना चाहते हो मुझे?
ऐसे क्या देख रहे हैं? सही तो कह रहा हूँ। अगर इब्राहिम आपकी जान है तो ये भी याद रखें, उसे माँ बाप दोनों का प्यार चाहिए। वो अनहरा के साथ अटैच है। उससे सरसरी सा कहते बात डाली। वो उसकी माँ नहीं भाई, और कल को एनी अपने घर चली जाएगी फिर। उसकी संजीदगी गुस्से में बदल रही थी। हाथ बर्फ की मानिंद हो रहे थे, जबकि सामने खड़ा शख्स चेहरे पर सख्त आसवाद सजाए रिठाई की हदों को छूता यूं ही रेलिंग से टेक लगाए बुत बना खड़ा था। मेरे सवालों के जवाब दें भाई, ये ज़मीन को घूरने से मसले ख़त्म नहीं हो जाएंगे। उसकी टोक पर हासिक ने गहरी सांस खारिज की। वो मुझे कबूल नहीं करेगी खान। उसने दिल में रखे हदशे को लफ्जों में तोला था। वो आपको कबूल कर चुकी हैं। पुख्ता लहजे में कहा क्या? रिश्तों को ख़त्म करने में पल लगता है। मुझे उसके रूबरू होने से खौफ महसूस होता है। खान हैरत से उस पत्थरनुमा शख्स को मोम की तरह पिघलते देख रहा था। अगर उसने मुझसे लहदगी का मुतलबा कर दिया तो मैं क्या करूँगा? इस सवाल का जवाब खान के पास नहीं था। आसिक की आंख से आंसू फिसलता उससे रुख मोड़ दिया। वो मोहब्बत करती हैं भाई, वो कभी अलग नहीं होंगी आपसे। आसिक के चेहरे पर तलखी के साए लहराए, जिनमें कर्ब भी वाजिया था। तुम्हें मालूम है हान, मैंने आखिरी बार उसे इतनी शिद्दत से देखा था, मुझे यकीन था वो मेरी ज़ुबान के नहीं नज़रों के वास्ते ठहर जाएगी। मैंने उस पल उसका चेहरा इन नज़रों में भर लिया था। अब मैं किसी भी शय को गौर से नहीं देखता। डर रहता है कहीं उसके आखिरी नक्श आंखों की पुतलियों से मिट ना जाए। वो बेबसी के आखिरी दाने पर खड़ा था, जहां वो फूट फूट कर रोता मगर वो रोया नहीं था। मगर मेरा यकीन टूट गया जब वो पाकिस्तान चली गई। मुझे जिसने भी धोखा और तकलीफ दी सबका वास्ता पाकिस्तान से था, इससे मेरा वहाँ जाने को दिल नहीं करता। मगर मेरा यकीन कहता है जब आप इस बार वहाँ जाएंगे तो दुख और तकलीफ़ों की बजाय खुशियाँ आपकी मुंतज़िर होंगी। एक बार जाएं तो सही। लहजे में मिन्नत थी। आसिक ने सर नफी में हिलाया। खान को गुस्सा आने लगा। उससे फेंतरा बदला। आपके ससुर की कॉल आई थी मुझे। उसे सरसरी सा बताया। जानता हूँ, क्योंकि मैंने उनकी कॉल अटेंड नहीं की। आसिक ने आंखें मुंह ही कहा। वो बुला रहे हैं आपको, बोल देना मैं मसरूफ़ हूँ। भाभी के भाई की शादी है, वो चाहते हैं आप शिरकत करें, तो उनसे कह देना अगर मुझे मेरी बीवी वापस करेंगे तो मैं आऊँगा। मेरी इस शर्ट को यकीनी बनाएं, वरना मैं नहीं जाऊँगा। लहजे में हठधर्मी थी। मेरे ख्याल से मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है आर्यन अंकल, आपने सुन लिया होगा। खान का जुमला मुंह से निकला, वहीं आसिक उछल कर सीधा हो खड़ा हुआ। उससे मोबाइल साइड पर रखा। कमीने इंसान, ये क्या हरकत थी? ठहर जाएं भाई, मारे नहीं जवाब सुन लें। उन्होंने कहा है फ़ौरन पाकिस्तान पहुँचे। अपनी गर्दन छुड़वाते हाथ फंसी फंसी आवाज़ से बामुश्किल बोला। तभी अनहरा रोती रोती ऊपर आई। उसकी अभी और फेंटी लगती। वो रोती हाथ से के गले लग गई। वही उनकी सारी मजाक मस्ती भग से उड़ गई। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरे साथ आओगी या नहीं? जवाबन उसने दरवाज़ा उसके मुंह पर दे मारा। मुरसलीन अपनी नाक पर हाथ रख के गुस्से से तनफन करता सीढ़ियाँ पलांगता गाड़ी तक आया। मोबाइल बजा। तारी कॉल आती देख उससे फ़ौरन अटेंड की। भाई कहाँ हैं आप? टेंशन में। वो चिड़ी क्यों? उफ, अब क्या हो गया? यार ताहा, मेरी बीवी मुझसे शादी नहीं करना चाहती। ताहा को लगा वो अभी रो देगा। अल्लाह का नाम लें भाई, बीवी शादी से कैसे मना कर सकती है? उससे सर ही पकड़ लिया। हाँ वही, रुखसती के लिए नहीं मान रही वो। मुरसलीन की आवाज़ स्वर आई। अच्छा आप विला हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं। ताहा ने कॉल कट की। मुरसलीन भी खिड़की के गिरे पर्दों को दूर से एक नज़र देखकर गाड़ी में बैठ गया। मेरे बच्चे इतने उत्सुक कभी नहीं थे जितनी उत्सुक उनकी औलादें हैं। एक मुल्क छोड़ के बैठा है, दूसरी घर छोड़ के बैठी है। कोई मुझे समझाएगा इस घर में हो क्या रहा है? आर्यान ने फैसल को, उससे हमजा को, उससे सारा को देखा, जिसके चेहरे पर सर्दियाँ खुली हुई थीं। उमाइमा ने फैसल की नज़रों के ताक़ुब में देखा, जिस पर साथ बैठी तूबा ने अपनी बेटी की उदासी भांप ली। क़याम और मलाइका चाय बना रही थी। वकास, तुम्हारी बात नहीं हुई? आर्यन, मैंने कॉल की थी, उससे अटेंड नहीं की, तो मैंने ताहा को कह दिया था। सुमेरा बेगम की घोरियों की इज्जत में बैठे वो सब बच्चे हाथ से घबराए हुए थे। सही बात थी, उनकी खुदसर औलादों ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा था। ऊन साहब और अफाफ अपनी बातों में मगन थे। अगले 5 मिनट में आप विला में होने चाहिए प्रिंसेस। वकास से हुक्म सुनाते कॉल बंद कर दी। तभी वो दोनों भी अंदर आए। लाउंज में बैठे सब ने उन्हें घूरा। घर भाई की बीवी छोड़ के गई हैं, आप सब मुझे क्यों घूर रहे हैं? क्योंकि तुम उस उल्लू के साथ खड़े हो। फैसल ने गुस्से से भरा लुकमा दिया अच्छा। और तहा दांत निकालते सारा के साथ आ बैठा।
मुरसलीन ने बिना कोई तासुर दिए खुद को सोफे पे गिरा लिया। ऐसे नहीं देखें आप सब मुझे, ताली एक हाथ से नहीं बजती। उनकी नसों से हाइफ होकर मुरसलीन ने चिढ़ते कहा, ताली एक हाथ से कैसे बजानी है, मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं मुरसलीन बेटा। मुझे आपका खुद सर सपूत अगले 2 दिन में विला में चाहिए। सुमेरा बेगम ने तेज लहजे में कहते हमसा को देखा, और आप भी सुन लें, अपने इस बदमिजाज बेटे की मिजाज दुरुस्त करें। अब इनकी बीवी घर छोड़ के गई तो ये भी उनके साथ जाएंगे। इस हुक्म पर मुरसलीन का पारा हाई हुआ। और वक्कास मियाँ, आप अपनी बेटी से कहें घर के मस्से घर तक रखें। अच्छे घर की लड़कियां यूं घर छोड़कर नहीं जाती। उनका मूड आज बुरी हद तक खराब था। मैं तो मासूम हूँ नानू, और मेरी बीवी भी मेरे पास ही है। उनकी नसें खुद पर पड़ते थे। ताहा फरफर बोला तो सब दबी दबी हंसी हंसे। आफाफ के चेहरे पर गुलाल बिखरा। जी डैड, आपकी कॉल आई थी। नताशा की आवाज़ पर सब उसकी तरफ मतवज्जा हुए। सुमेरा बेगम जुट रही थी, वापस बैठ गई। मुरसलीन कश खा के रह गया। उस आफत ने उसकी एक नहीं सुनी थी और अपने अपने डैड की कॉल पर 5 मिनट में वहाँ मौजूद थी। आपके साथ क्या परेशानी है नताशा बेटा? आप क्यों विला छोड़ के वहाँ रह रही हैं? उनके सवाल पर नताशा ने मुरसलीन पर तेज निगाह डाली। सुमेरा बेगम ने भी उसे देखा। बेटा, जो भी मसला है आप दोनों के दरमियान उसे खुद तक महदूद रखें और ख़त्म करें। यूं घर छोड़ के कौन जाता है? आपका नवासा मुझसे बात करने का ही रवादार नहीं है तो मसला कैसे ख़त्म होगा? आज वो काफ़ी अलग अलग लग रही थी। लहजे में भी तेज़ी नहीं थी। चेहरा भी खासा पूछा था। आर्यान ने बागौर उस लड़की को देखा। मैंने शर्त रखी थी नानू। मुरसलीन ने जैसे अपने हक में गवाही खुद थी। शर्त क्या थी? सवाल मलाइका ने किया। आपकी बेटी रुखसती के लिए राजी नहीं हो रही। शर्त यही थी कि वो हाँ कर दे, मैं नाराज़गी छोड़ दूंगा। उसने नया ऐलान फरमाया। सब लम्हा पर खामोश हुए। मुझे कोई मसला नहीं है नानू, आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि लहंगा कब पहनना है, मैं दुल्हन बन के आ जाऊंगी। नताशा उन्हें हक्का बक्का छोड़े कमरे में चली गई। मैं नताशा के रवैये के लिए माजरत हुआ हूँ आंटी, मलाइका फ़ौरन बोली। नहीं, आपको माजरत करने की ज़रूरत नहीं है आनी। वो मेरी बीवी है, उसके खराब मूड की वजह भी मैं हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे, और आप सब परेशान ना हो, मैं उसे मना लूँगा। मुरसलीन की उसकी हमायत करना वहाँ सबको खुश करने का बायस बना था। वो नाराज़गी में भी उसकी नाराज़गी अपने सर लेने को तैयार रहता था। बड़े पापा, मैं याह्या से बात करके आ रहा हूँ। बाहर से आते ताहा ने उन्हें पुकारा। तो क्या कहा उससे? वो कब आ रहा है वापस? सारा फ़ौरन से उसकी तरफ लपकी। मैंने उसे बताया कि मुरसलीन भाई की शादी है इसलिए वापस आए, तो उसने कहा अगर वैसे आप सब बुलाते तो वापस आ जाता, मगर शादी जैसी बर्बादी में वो हरगिज़ शिरकत नहीं करेगा। इस अनोखे जवाब पर हमसा ने अफसरदगी के आलम में अपनी बीवी को देखा जो उन्हीं के उल्टे कदमों पर सीढ़ी पर चढ़ गई। आंखों से आंसू ज़ारों कतार बह रहे थे। सबके चेहरे एकदम से बेरौनक हो गए। मलिक विला में एक मसला हल नहीं होता था, दूसरा शुरू हो जाता था, कभी ना ख़त्म होने के लिए। हमसा उसके पीछे गया। रोना बंद करो ज़ारा, प्लीज़। तुम जानती हो मुझे तुम्हारा रोना टॉर्चर जैसा लगता है। हमसा बेबस सा उसके पास बैठा उसे दिलासे दे रहा था जो बेटी की जुदाई में खुलती जा रही थी। दरवाज़ा नॉक हुआ। उमाइमा अंदर आई तो हमसा ने भीगी मुस्कुराहट के साथ उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखा, जबकि सारा टस से मस्तक नहीं हुई। आप बैठो, मैं भाई के पास से होकर आता हूँ। हमसा बाहर चला गया। सारा ने उसे मुखातिब नहीं किया था। उमाइमा की नज़र सारा के हाथों की जानिब उठी। उससे याया की फ़ोटो फ्रेम को थामा हुआ था। वो गहरा सांस भरती उससे कदमों में बैठ गई। आप नाराज़ से मुझसे छोटी मामा? उसके लहजे में इतनी अपनायत और मोहब्बत थी। सारा बेसाख्ता नसें उठा बैठी, मगर फिर झुका भी ली। उसकी आंखों में नरमी थी, मगर दिल बेटे की जुदाई की वजह से हर एक इंसान से बेजार हो रहा था। और सामने बैठी लड़की तो फिर उसके बेटे की दूरी की सबसे बड़ी वजह थी। सारा मेरी ये बात कैसे भूलती? आप नाराज़ हैं तो मुझे मार लें, मगर रोई नहीं। मैं जानती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ। मेरा मकसद आप दोनों को हर्ट करना नहीं था, मगर आपकी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया। आपने हमें बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है। ज़ारा ज़ारों कतार रोने लगी। उमाइमा की आंखों से आंसू बिना बंद के बहने लगे। वो मुझसे बात नहीं करता दिल, आपकी नाराज़गी में वो मुझे भी सज़ा दे रहा है। ज़ारा ने एक और शिकवा किया। मैं कसूरवार हूँ, मगर मैं क्या करती छोटी मम्मा? मैं कैसे रहती उसके साथ? वो मुतरन्नम लहजे में गोया हुई। ज़ारा ने सुर्ख मुतरन्नम आंखों से उसे देखा। मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता, मैं जानती हूँ, मगर जब एक ही जख्म पर दूसरी बार मरहम रखा जाए तो वो ज़रूर मंदमैल होता है। हर जख्म को भरने के लिए मुसलसल दवा की ज़रूरत होती है।
और उसके टूटे दिल को जोड़ने के लिए आपकी मोहब्बत काफ़ी होती। आप तीसरी नहीं थी, आप आखिरी थी। उसका लहजा बिखरने लगा। उमायमा के ज़हन पर वो जुमले बाज़कश करने लगे। आपकी छोटी मामा ठीक कह रही हैं बेटा। क़याम की आवाज़ पर सुन बैठी उमायमा के सर में हल्की सी जंबिश हुई। ये आपकी ज़िंदगी है दिल, आप जो फ़ैसला लेंगी हम सब उसे खुशी खुशी कबूल करेंगे। मगर एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर नूरिया की मोहब्बत में आप जितनी कशिश और शिद्दत होती तो याहिया आपकी तरफ कभी रुजू नहीं करता। उससे आपकी तरफ कदम बढ़ाया था। मकसद आपको वो उन्हें भूलने का ज़रिया नहीं बना रहा था, बल्कि खुद को दोबारा जीने की आस जगाने की कोशिश में था। वो उसके लिए नहीं रोता था, वो आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता था। क़याम की बातें उसके दिल पर तीर जैसे लग रही थी, मगर वो लफ्ज़ था उसके दिल को अजीब तरह से झंझोड़ भी रहा था। वो चुपचाप कमरे से निकल गई। क़याम ने रोती सारा को साथ लगा लिया।